हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार। चैप्टर 10। वह जो हर व्यक्ति पसंद करता है। मैं मिसूरी में जेसी जेम्स के इलाके में बड़ा हुआ था। मिसूरी के कियर्ने में जेम्स फॉर्म गया, जहां जेसी जेम्स का पुत्र रहता था। उसकी पत्नी ने कई घटनाएं बताई कि किस प्रकार जेसी रेलगाड़ियों तथा बैंकों को लूटकर पैसों को गरीबों में बांट देता था ताकि वे अपनी गिरवी रखी चीज़ों को छुड़ा सके। जेसी जेम्स स्वयं को उसी प्रकार परोपकारी समझता था जैसे डच सुल्ट्स, दुनाली बंदूक, क्रॉले या फिर अल कैपोन या दूसरे कई गॉडफादर खुद को समझते हैं। यही सत्य है कि हर इंसान खुद को सबसे अच्छा, ईमानदार तथा निस्वार्थ समझता है। जे पियरपोंट मॉर्गन ने एक बार कहा था कि हर काम को करने के पीछे इंसान के पास दो कारण अवश्य होते हैं। पहला वास्तविकता के करीब होता है तथा दूसरा कहने सुनने में बड़ा रोचक रखता है। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हर व्यक्ति वास्तविक कारण जरूर जानता है, लेकिन हम सभी दिल से आदर्शवादी होते हैं, इसीलिए उन कारणों के विषय में सोचना पसंद करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसीलिए आपको आदर्शवादी कारणों का सहारा लेकर लोगों को बदलने की कोशिश करना चाहिए। यह आदर्शवादी तरीका बिजनेस में बहुत काम का साबित होता है। इसको साबित करने के लिए हम ग्लेनोल्डन, पेंसिल्वेनिया में फैरेल मिशेल कंपनी के हैमिल्टन जे फैरेल का उदाहरण लेते हैं। फैरेल के एक नकचढ़े किराएदार ने उन्हें घर खाली करके चले जाने की धमकी दे दी। वैसे समझौते के मुताबिक उसे 4 महीनों तक वहीं पर रहना था, लेकिन फिर भी उसने नोटिस लगा दिया कि वह घर तुरंत खाली करना चाहता है। फैरेल ने आगे बताया, ये लोग मकान में सर्दियां गुजार चुके थे और इसी समय में मकान महंगे होते हैं। कोई नया किराएदार दूसरी सर्दियों से पहले नहीं मिलने वाला। मुझे साफ नुकसान दिखाई दे रहा था। मैं पागल सा महसूस कर रहा था। वैसे मैं भी उसके पास जाकर उसे भला बुरा कह सकता था और बता सकता था कि यदि उसने समझौता तोड़ा तो कानून की शरण में जाएगा, लेकिन जानता था कि गुस्से में आकर विवाद उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने दूसरी तकनीक अपनाई। मैं उससे बोला, मिस्टर, मैं वर्षों से मकान किराए पर देता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे मानव स्वभाव का काफ़ी ज्ञान है। आप जब पहली बार आए थे तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। मुझे अब भी यही लगता है कि इसलिए मैं एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह है प्रस्ताव। इस पर कुछ दिन विचार करने के बाद जवाब देना। यदि पहली तारीख तक आप कहेंगे कि अभी भी मकान खाली करना चाहते हैं तो आपके निर्णय को अंतिम मान लूँगा। मैं मान लूँगा कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि आप अपना फ़ायदा निभाएंगे। हर इंसान या तो आदमी होता है या फिर बंदर, और हम क्या है यह चुनना हमारे अपने हाथ में होता है। दूसरे महीने उस किराएदार ने आकर मेरा किराया चुकता कर दिया। कहने लगा कि उसकी पत्नी तथा वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु हमें अपना वायदा निभाना चाहिए। एक बार लॉर्ड नॉर्थक्लिफ चाहते थे कि उनकी एक तस्वीर अखबार में ना छपे। इसके लिए उन्होंने संपादक को एक पत्र लिखा, कृपया मेरी वह तस्वीर मत छापना, क्योंकि वह तस्वीर मेरी माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर वे साफ लिख देते कि वह तस्वीर मत छापे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो क्या वह संपादक उनकी बात मानता? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने आदर्शवादी व्यक्ति की भांति मातृ प्रेम तथा सम्मान की भावना का सहारा लिया था। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर चाहते थे कि अखबार वाले उनके बच्चों की तस्वीर ना ले। उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि अपने बच्चों की तस्वीर छापवाना नहीं अच्छा लगता, बल्कि उन्होंने कहा, आपके भी बच्चे होंगे,
और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को कम उम्र में इतना प्रचार मिलना उनके भविष्य के लिए दुखदाई होता है। मैन के निर्धन लड़के साइरस एच के कर्टिस अपने करियर के शुरू में लेखकों को उतनी राशि नहीं दे पाते थे जितनी दूसरे प्रतिद्वंदी दे सकते थे। वे केवल पैसों के लिए प्रसिद्ध लेखकों के लेख नहीं लिखवा सकते थे, इसलिए उन्होंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए लिटिल विमेन की लेखिका लुइसा में अल्कॉट को भी समाचार पत्र लिखने के लिए राजी कर लिया। उस समय अल्कॉट अपनी प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर पर थी। इसके लिए उन्होंने $100 का एक चेक उनके नहीं बल्कि उनकी पसंदीदा चैरिटी के नाम पर दिया था। कोई भी शक्की आदमी यहाँ यह कहेगा ये बातें नॉर्थक्लिफ तथा रॉकफेलर जैसे भावुक उपन्यासकार के लिए सही हो सकती है, लेकिन मैं तो यह देखना चाहूँगा कि क्या ये बातें कठोर दिल वाले लोगों पर भी सही साबित होगी जिनसे मुझे बहुत सारा पैसा वसूलना है। आपकी बात सही है, कोई भी सिद्धांत सभी पर एक समान काम नहीं करता। यदि आप उन परिणामों से पूर्णतः संतुष्ट है जो आपको मिल रहे हैं, बदलना क्यों चाहते हैं? यदि संतुष्ट नहीं है तो प्रयोग करके देखने में क्या हर्ज है। इसके लिए आपको मेरे एक पूर्व विद्यार्थी जेम्स एल थॉमस की यह सच्ची कहानी को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के 6 ग्राहकों ने सर्विसिंग बिल अदा करने से इनकार कर दिया। सभी को कोई ना कोई परेशानी थी, लेकिन बिल कार्ड पर ग्राहक के हस्ताक्षर होने के कारण कंपनी को मालूम था कि उनका दावा सही है। कंपनी ने पहली गलती यही की, उन्होंने यही बात ग्राहकों को पत्र में लिखकर भिजवा दी। क्या आपको लगता है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट के आदमियों द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदम सही थे? पहला, कंपनी के एजेंट ने हर ग्राहक के घर जाकर साफ कह दिया कि वे बिल वसूली के लिए आए हैं जिसका भुगतान उन्होंने लंबे समय से नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ग्राहक गलत थे और कंपनी पूरी तरह सही थी। तीसरा, यह भी बता दिया कि ऑटोमोबाइल की जितनी समझ कंपनी के कर्मचारियों को है उतनी ग्राहकों को नहीं है, इसलिए ग्राहकों को बहस में नहीं पड़ना चाहिए। चौथा, परिणाम स्वरूप बहस घंटों खिंचती रही। क्या आपको लगता है कि कोई ग्राहक बिल चुकाने के लिए मान गया होगा? इसका जवाब खुद से पूछकर देखिए कि इस स्थिति में आप क्या करते। ऐसी स्थिति में क्रेडिट मैनेजर कानूनी कार्यवाही का मन बना चुका था। तभी यह मामला जनरल मैनेजर की नज़र में आ गया। मैनेजर ने ग्राहकों की पूरी जांच की और इससे यह पता चला कि आमतौर पर ग्राहक तुरंत पैसों का भुगतान कर देते थे, इसलिए इस बात की संभावना थी कि वसूली के तरीके में ही कहीं कोई परेशानी थी। उस जनरल मैनेजर ने जेम्स एल थॉमस को बुलाकर बिलों की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी। मिस्टर थॉमस द्वारा उठाए कदमों के विषय में उन्हीं की जुबानी सुनिए। पहला, ग्राहक के पास मैं एक पुराना बिल वसूलने गया था, एक ऐसा बिल जिसके बारे में मालूम था कि हम पूर्णतः सही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। उनसे बस यही कहा कि मैं यहाँ केवल यह जानने आया हूँ कि कंपनी ने उनके लिए कुछ किया है या नहीं। दूसरा, मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं ग्राहकों की पूरी बात सुनकर ही अपनी कोई राय बनाता हूँ। यह भी कहा कि कंपनी भी कहीं गलत हो सकती है। तीसरा, मैंने उसे बताया कि मेरी दिलचस्पी केवल उसकी कार में थी। अपनी कार के बारे में वह जितना जानता था उतना कोई और नहीं जानता। अपनी कार का वह सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। चौथा, फिर वह बोलता रहा। मैं उसकी बात दिलचस्पी से सुनता रहा। वह यही सोचता था। पांचवा, अंत में माहौल दोस्ताना हो गया। तब मैंने मामले को उसके विवेक तथा अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया। मैं बोला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले को कंपनी ने ठीक प्रकार से नहीं संभाला।
इसीलिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका मुझे खेद है और आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपसे बातचीत करके मैं समझ गया हूँ कि आप में बहुत धीरज है, इसलिए मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। यह काम जितनी अच्छी तरह आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह आपका बिल है, यह मैं आप पर छोड़ना चाहता हूँ कि आप कितना भुगतान करना चाहोगे। आपका फैसला हमें मान्य होगा। ऐसा हो नहीं सकता था कि ग्राहकों ने बिल का भुगतान न किया हो। उन्होंने बिल का भुगतान किया तथा रोमांचित भी हो गए। राशि $150 से $400 के बीच थी, लेकिन एक ग्राहक ने स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाया। एक आदमी ने विवादित राशि नहीं चुकाई, लेकिन और सभी ने पूरा बिल चुकता कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्होंने दोबारा हमारी कंपनी से नई कारें खरीदी। थॉमस के अनुसार, मेरा अनुभव कहता है कि आपको किसी ग्राहक की पूरी जानकारी न हो तो उसे एक ईमानदार, सच्चा तथा बिल का भुगतान करने का इच्छुक व्यक्ति मान लेना चाहिए। हर ग्राहक आमतौर पर ईमानदार तथा सच्चा होता है तथा पैसे के लेन देन का इच्छुक भी होता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसे व्यक्तियों को आप एहसास दिला दें कि आप उन्हें ईमानदार मानते हैं, तो वे ईमानदारी से ही पेश आएंगे। सिद्धांत 10, आदर्शवादी सिद्धांतों का आश्रय लेकर चलें।